वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित एक मोटिवेशनल फील गुड मूवी और ये एक फूड बेस्ड मूवी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो के एंड में आप बहुत ही इंस्पायर होंगे और कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड अपने साथ लेकर जाएंगे। इसलिए आइए देखते हैं द डम्पलिंग क्वीन नाम की ये मूवी। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। तो कहानी की शुरुआत में चाइना के एक छोटे से गाँव को दिखाते हैं, जहाँ एक माँ अपनी 2 बेटियों को डम्पलिंग बनाना सिखा रही है। ये साल है दोस्तों 1977, यानी लगभग 50 साल पहले की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। उस वक्त डम्पलिंग शहरों में उतना फेमस नहीं था, लेकिन गांव में ये एक स्पेशल डिश हुआ करता था। ये माँ है अपनी कहानी की हीरोइन, नाम है ज़ेंग। एक्चुअली ज़ेंग अपने पति के साथ शहर में रहती थी, लेकिन लगभग 2 साल पहले उसके और उसके पति के बीच कुछ दिक्कतें हुई, जिनकी वजह से वो अब अपनी बेटियों के साथ यहाँ गाँव में अपनी माँ के पास रह रही है। दरअसल ज़ेंग के सास और उसके पति ने उसे बहुत ताने मारे कि बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटा पैदा नहीं हुआ। इसी वजह से शायद ज़ेंग यहाँ पे आ गई है। ज़ेंग की माँ उसको अच्छे से समझाती है कि बेटा ससुराल में ऐसी बातें होती रहती हैं, पर इस वजह से तुम कब तक अपने पति के घर से दूर यहाँ रहोगी। तुम्हें और तुम्हारी बहन को मैंने कितनी मुश्किलों से गुजारा करके पाला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि बेटी अपने पति के साथ सुलह कर लो। सास कुछ कहती है तो कहने दो ना, पर अपने पति से अलग रहना ठीक नहीं है ना। ज़ेंग तो रोती है बेचारी कि माँ मैं ऐसे परिवार में कैसे रहूं जिन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि लड़का या लड़की पैदा होना मेरे हाथ में नहीं है। लड़का पैदा नहीं हुआ तो मेरी सास अपने बेटे को ताना मारे ना, मुझे क्यों मारे। ज़ेंग बहुत ही दुखी होकर ये सब कह रही होती है दोस्तों, पर माँ तो अड़ी रहती कि बेटा एक बार अपने पति को खत लिख कर तो देखो, उसे भी तुम्हारी और बच्चों की याद आती होगी। एक बार कोशिश तो करो। और तब इनके यहाँ दोस्तों एक रिश्तेदार वहाँ आती है, जिसकी बेटी फिलहाल हांगकांग के पास एक जगह में रह रही है। दरअसल ज़ेंग और उसका पति भी वहीं रहते थे। वो कहती है कि जब तुम शहर वापस जाओगी तो मेरी बेटी से मिल लेना, कहकर वो रिश्तेदार अपनी बेटी का पता और फोन नंबर भी देती है। इसके बाद दोस्तों माँ दोबारा से ज़ेंग को अपने पति को खत लिखने के लिए कन्विंस कर देती है। अब अगले सीन में ज़ेंग और उसकी बेटियां शहर पहुंच जाती हैं। वहाँ अपने पति को देखकर ज़ेंग बड़ी खुश तो होती है, लेकिन उसकी खुशी बुलबुले की तरह एक पल में टूट जाती है दोस्तों, क्योंकि इन 2 सालों में ज़ेंग की सास ने अपने बेटे की ये देखो यार दूसरी शादी करवा दी और उनका एक बेटा भी हो चुका है। ज़ेंग पर तो जैसे पहाड़ टूट जाता है कि ये क्या हो गया। ऊपर से उसकी सास ज़ेंग की बहुत ही बेइज्जती करती है कि तुमसे जो हो ना सका वो देखो इस लड़की ने करके दिखा दिया। दरअसल दोस्तों उसके पति की नई वाइफ थाईलैंड में काफी अमीर परिवार से है और फिलहाल दोनों ही थाईलैंड में रहते हैं। तो सास कहती है कि अगर तुम्हें भी मेरे बेटे के साथ रहना है ना, तो तुम भी उसके साथ थाईलैंड चली जाओ, वहाँ उसके बच्चे की देखरेख करना, उनके घर के कामकाज में हाथ बटाना। ये सब ज़ेंग का पति भी सुन रहा होता है, लेकिन उसे तिनका भर भी पछतावा नहीं होता दोस्तों कि उसने अपनी वाइफ के साथ ऐसा धोखा किया। बताओ, एकदम पत्थर की तरह खड़ा रहता है और माँ से कहता है कि माँ मैं थोड़ी देर इस ज़ेंग से बात करके आता हूँ। फिर वो ज़ेंग और बच्चों को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पहले वो और ज़ेंग रहा करते थे। और वो अपने इरादे में काफी क्लियर है कि अगर वो ज़ेंग और बच्चों को अपने साथ थाईलैंड लेके जाएगा तो वहाँ ज़ेंग को उनके घर में नौकर बन के रहना होगा, नौकर। और ये सब जानकर ज़ेंग का दिल टूट जाता है। फिर भी वो विनती करती है कि मेरे और बच्चों के साथ तुम इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो। अरे भगवान के लिए यहीं रुक जाओ ना, हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि थाईलैंड में अपने ससुराल में वो काफी आराम की लाइफ जी रहा है। उसकी नई वाइफ अमीर जो है और वो ज़ेंग के साथ यहाँ रहकर ठोकर नहीं खाना चाहता। वो साफ इनकार कर देता है दोस्तों, और ज़ेंग बेचारी बहुत बार विनती करती है। बच्चियां भी पापा पापा करके बहुत रोती है, लेकिन उसके सीने में जैसे दिल ही नहीं है और चला जाता है वो। और ज़ेंग बेचारी के पास तो अपनी माँ के गाँव जाने के लिए भी पैसे नहीं होते। ऊपर से माँ बहुत दुखी है कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, इसीलिए वो यहीं काम काज करके दोस्तों गुजारा करने का फैसला करती है। वो एक एक करके कई दुकानों में जाकर काम मांगती है और आखिर में एक फ्लावर शॉप में जाकर वो लिख कर दिखाती है कि मुझे काम चाहिए। और जैसा ज़ेंग ने एक्सपेक्ट किया था, उस दुकान का मालिक उसे मूक समझकर उस पर तरस खाता है और उसे अपनी दुकान में नौकरी दे देता है। मतलब उस मालिक को लगा कि ये बोल नहीं सकती। फिर तो ज़ेंग जल्दी से काम भी सीख जाती है और उसकी बेटियां भी उसकी मदद करती हैं। मालिक दोस्तों ठीक ठाक ही लगता है और वो ज़ेंग के रहने का भी इंतजाम कर देता है। उस रात ज़ेंग सोती नहीं, बल्कि रात भर गुलदस्ते बनाकर सुबह मालिक के पास लेके जाती है। तो वो चौंक जाता है कि अरे तुम रात भर सोई नहीं क्या, तुम तो सच में कमाल की औरत हो। कहकर वो ज़ेंग को उस काम के $15 देता है। लेकिन अगले 2-3 दिन के लिए फूलों का स्टॉक नहीं है, इसलिए वो कहता है कि 2 दिन बाद काम पे आना। अब 2-3 दिन बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना यार। तब ज़ेंग देखती है कि वहाँ डॉल्स बनाने का काम भी चल रहा है। वो कहती है कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ। फिर क्या था, उस रात भी ज़ेंग डॉल्स बनाने का मटेरियल्स घर ले जाकर अगली सुबह तक डॉल्स बना लेती है। लेकिन तब छोटी बेटी की तबीयत हो जाती है यार खराब, क्योंकि बीमार बच्चे को छोड़कर ज़ेंग दुकान नहीं जा सकती ना। तो वो अपनी बड़ी बेटी से पूछती, बेटा क्या तुम दुकान का रास्ता जानती हो? तुम एक काम करो, ये डॉल्स को मालिक को देकर आ जाओ, वो पैसे देंगे तो वो लेके आ जाना और फिर उन पैसों से हम छोटी का इलाज करवाएंगे। ज़ेंग डॉल्स को एक बैग में बांध कर देती है, जिन्हें वो बच्ची लेके जाती है। लेकिन लगता है बेचारी रास्ता भूल गई। और तो और यहाँ सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं। वो भटक जाती है और यहाँ ज़ेंग परेशान हो जाती है।
पहली बेटी तो बीमार, दूसरी काम के लिए भेजा लेकिन वो कहीं खो गई है, उसे ढूंढने निकल जाती है वो। फिर वो उस फ्लावर शॉप में भी जाकर पूछती है कि क्या मेरी बेटी यहाँ पे आई थी। तो मालिक चौंक जाता है क्योंकि उसने जैंग को गूंगा समझकर नौकरी दी थी, लेकिन जैंग तो अब बोल रही है। जैंग अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती है दोस्तों और आखिर घर आ जाती है। तो उसकी बड़ी बेटी घर पे ही होती है। चलो बढ़िया है। पता नहीं वो दुकान को ढूंढते ढूंढते कहाँ भटकती रही और शायद गिर भी गई थी, जिसकी वजह से उसे चोटें आ गई। ये सब जानकर जैंग बहुत ज्यादा रोती है कि भगवान क्या लिखा है मेरी किस्मत में आपने। एक तरफ पति छोड़कर चला गया, दूसरी ओर उसे अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बजाय काम के लिए भेजना पड़ गया, बताओ। और तब दुकान का मालिक और दूसरे स्टाफ भागे चले आते हैं। दरअसल ये हांगकांग सिटी के बाहर का इलाका है और उस समय दोस्तों हांगकांग ब्रिटिश के कब्जे में था और बाहरी इलाके में इलीगल माइग्रेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता था। तो फिलहाल पुलिस चेकिंग के लिए आ रही थी। दुकान का मालिक जल्दी से जैंग और उसकी बेटियों की परमिट्स को चेक करता है, क्योंकि अगर वो एक्सपायर हो गया तो इन्हें इलीगल माइग्रेंट्स बताकर पुलिस अरेस्ट कर लेगी और फिर इन्हें पनाह देने के लिए दुकान के मालिक को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मालिक जल्दी जल्दी आकर परमिट को चेक कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि बड़ी बेटी का परमिट एक्सपायर हो चुका था, पर मालिक की तारीफ करनी होगी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा इंसान है ये। इससे पहले कि पुलिस आकर इन्हें अरेस्ट करती, वो इन्हें एक बोट में हांगकांग सिटी के लिए रवाना कर देता है। और वहीं पर जैंग के उस रिश्तेदार की बेटी भी रहती है दोस्तों, जिसका आपको याद होगा फोन नंबर दिया गया था जैंग को। आखिर जैंग उस रिश्तेदार को भी देख लेती है और वो इन्हें एक छोटे से अपार्टमेंट में घर भी दिलाती है। जैंग के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी वैसे, क्योंकि उस वक्त हांगकांग में हर तरफ बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी ये सब चल रहा था। उस वक्त कई दूसरे शहरों से लोग रोजगार की तलाश में हांगकांग आया करते थे। ऐसे हालात में घर मिलना उतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जैंग को ये घर मिला, ये तो जैंग की किस्मत बढ़िया थी। वहाँ लगभग 6 परिवार रहते हैं दोस्तों, और जो अपार्टमेंट की मालकिन है ना, वो जैंग की रिश्तेदार को बहुत ही अच्छी तरह जानती है और उसके कहने पर वो जैंग को एक घर भी दे देती है। दिल की बड़ी अच्छी मालूम होती है ये भी। और एक सिंगल पेरेंट होकर जैंग कितना स्ट्रगल कर रही है, इस बात को वो जल्दी समझ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें तुरंत भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम 3 महीने यहाँ पे आराम से रह सकती हो। इसी बीच कोई काम ढूंढ लो और जब काम मिल जाए और तनख्वाह हाथ में आ जाए तो तब दे देना भाड़ा, और तुम चाहो तो खाना पकाने के लिए मेरा किचन भी यूज कर सकती हो। इस तरह वो जैंग को दोस्तों इतनी छूट देती है। सच में यार बहुत बड़ा दिल है इस मकान मालकिन का। इस वजह से जैंग की परेशानी देखा जाए तो लगभग खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। अगले दिन जैंग काम ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिलती। हर जगह भरे होते हैं लोग। उस वक्त तो जैसा मैंने आपको बताया कि हांगकांग में नौकरियों की सख्त कमी थी। जैंग ने नर्सिंग भी सीखा होता है, तो वो एक हॉस्पिटल में जाकर नौकरी मांगती है, पर वहाँ भी उसे नौकरी नहीं मिलती। रास्ते में वो एक छोटे रेस्टोरेंट में वैकेंसी बोर्ड देखती है, जिसमें लिखा होता है कि बर्तन धोने की नौकरी खाली है, लेकिन वो भी सिर्फ आदमियों के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है शायद। लेकिन जैंग कहती है कि मैं बारी बारी काम कर सकती हूँ, प्लीज मुझे ये नौकरी दे दीजिए। तो रेस्टोरेंट का मालिक पहले तो बड़ी सोच में पड़ जाता है, लेकिन सोचता है कि चलो दे देता हूँ, पर हाँ पगार बहुत ही कम मिलेगी। लेकिन जैंग को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो कम पगार में भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बर्तन धोने के लिए रेस्टोरेंट के पीछे जाती है, तो वहाँ बड़े बड़े बर्तनों का ढेर पड़ा होता है और वो जगह बहुत ही गंदी होती है यार। मालिक पूछता है ये काम तुम्हें रोज करना होगा, क्या तुम्हें देखो अब भी मंजूर है? अब जैंग के पास कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, वो क्या करती? मान जाती है वो, लेकिन इससे मिलने वाले पैसे काफी नहीं होते दोस्तों। तो जैंग अपनी रिश्तेदार से पूछती है कि मैं 2-2 काम करने को तैयार हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। तब वो बताती है कि हाँ मेरे पति जहाँ काम करते हैं उनके मालिक की माँ को रोज इंजेक्शन लगाने के लिए एक नर्स चाहिए, तुम करोगे क्या? तो जैंग तो खुश होकर वो नौकरी भी कर लेती है। अगले दिन से जैंग सुबह उठकर तैयार होती है और उस अपार्टमेंट में एक बुद्ध की मूर्ति होती है, जिसके सामने प्रार्थना करके वो बुजुर्ग औरत को इंजेक्शन लगाने जाती है। फिर वहाँ से रेस्टोरेंट जाकर बर्तन साफ करती है। रोज ये काम करती है बेचारी जैंग। 1 महीना बीत चुका था। अब जैंग ने अपनी दोनों बेटियों को एक स्कूल में भी भर्ती कर दिया था। पहली तनख्वाह, आय हाय क्या आनंद आता है ना तनख्वाह मिलते ही। तो एक तनख्वाह का हिस्सा वो अपने गाँव भेज देती है अपनी माँ के लिए। फिर वो अपार्टमेंट की मालकिन को घर का भाड़ा देती है। वो तो चौंक जाती है कि अरे मैंने तो तुम्हें कहा था कि आराम से रह लो 3 महीने, उसके बाद दे देना, इतनी जल्दी भी क्या है भाड़े की? तो जैंग कहती है अरे कैसी बातें कर रही हो आप, जब हाथ में पैसे हैं तो देने में दिक्कत क्या है? और दोस्तों जैंग की ये ईमानदारी ना मालकिन को भा जाती है। वो जैंग को बहुत ही पसंद करने लग जाती है उसके इस बिहेवियर को देखकर। अब इस अपार्टमेंट में 2 यंग लड़कियां रहती है जो शायद मॉडल्स बनने के लिए ट्राई कर रही है। उनके ड्रेसेस को देखकर यहाँ के लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो वहाँ पे एक कपल होता है जिसमें पति मतलब क्या बोले यार बड़ा खड़ूस है और हमेशा अपनी पत्नी को ताने मारता रहता है, उसे डांटता है, बहुत ही टॉर्चर करता है। ऊपर से ना कोई काम करता है ना ही कुछ, पत्नी कमा के लेके आती है बेचारी, उसे भी ये निकम्मा उड़ा देता है। और तब दूसरा पड़ोसी जिसने इस आदमी की पत्नी को ट्रेन स्टेशन में क्लीनिंग का काम दिलाया था, वो पति को डांट लगाता है कि क्या है रही है हरकत है तेरी। तो ये निकम्मा पति उससे भी बहुत ही बुरा भला कह देता है कि तू ज्यादा बन रहा है, मेरी पत्नी को नौकरी क्या दिला दी है, उसका पति बन बैठा है तू तो। इस तरह वो काफी अश्लील बातें बोलता है। तो पड़ोसी क्या करता है, ऐसों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए, वो गुस्से में चला जाता है वहां से। लेकिन ये सब सुनकर जैंग उसके पास जाकर पूछती है सर
आपने उस लड़की को जो ट्रैम क्लीनिंग की नौकरी दिलाई वैसी ही नौकरी मुझे भी दिला दीजिए ना प्लीज। तो वो कहता है कि हाँ एक वैकेंसी तो है, लेकिन वो 11 बजे के बाद शुरू होता है, कर पाओगे काम 11 बजे के बाद? जैंग कहती है हाँ मैं मैनेज कर लूंगी, पर वो नौकरी मुझे दिला दीजिए। वो भी मान जाता है। अब दोस्तों जैंग की बेटी उस खड़ूस आदमी से गलती से टकरा जाती है, तो वो गधा बच्ची पे भी हाथ उठा देता है और तो और उसको गाली भी देने लगता है। अब जैंग से रहा नहीं जाता उसकी हरकतें देखकर, और वो चिल्ला देती है उस पे। फिर मकान मालकिन और दूसरे लोग आ जाते हैं और मालकिन उस आदमी को वार्न करती है कि तुम्हारी पत्नी का लिहाज करके मैं तुम्हें यहाँ रख रही हूँ, वरना कब की लात मार के बाहर निकाल देती। अब आइंदा तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हुई ना तो खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तब जाकर वो अपना मुंह नीचे करके छुप जाता है, लेकिन घर के अंदर जाकर अपनी वाइफ को फिर से टॉर्चर करता है। और ये सब देखकर जैंग की बेटियां बहुत ही डर जाती हैं कि कभी हमारे साथ भी ये कुछ गलत ना कर दे। तो जैंग उन्हें शांत करने के लिए छत पे लेके जाती है। वो जैंग से कहती है कि यहाँ बड़े अजीब अजीब लोग रहते हैं, हमें डर लगता है माँ। स्कूल में भी सब हमें चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी माँ बर्तन मांजने का काम करती है। नानी के पास वापस गाँव चले जाते हैं, वहाँ कितना बढ़िया है। लेकिन जैंग कहती है कि बेटा नई जगह हमेशा अजीब ही लगती है, देखो धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा और जल्दी मैं कोई और अच्छी नौकरी ले लूंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी अपार्टमेंट में रहने वाला एक आदमी आता है जिसे यहाँ पे सभी अंकल डेजर्ट कहते हैं। वो छत पे एक छोटे से कमरे में रहता है और बहुत ही अच्छा और मददगार इंसान है। और जैंग सच में लकी है दोस्तों, उसके इर्द गिर्द इतने सारे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। मार्केट में इस अंकल डेजर्ट की एक स्ट्रीट फूड की दुकान है जिसमें वो टॉफीज स्नैक्स वगैरह बेचता है। सारे बच्चे उसे अंकल डेजर्ट कहते हैं। वो दोनों लड़कियों को टॉफीज वगैरह देता है तो दोनों उसकी मदद करती है। और वो बड़े प्यार से कहता है कि देखो तुम्हें जब भी टॉफीज खाने का मन करे तो यहाँ आ जाना। लड़कियां भी अंकल डेजर्ट को बहुत ही पसंद करने लग जाती हैं। बस इस तरह कुछ महीने बीतते हैं और हांगकांग फेस्टिवल का वक्त होता है। सब सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं। तो जैंग अपनी माँ को एक खत लिखती है, लेकिन वो अपनी असली हालात के बारे में कुछ नहीं लिखती। नहीं लिखती कि पति ने मुझे धोखा दे दिया, नहीं लिखती कि मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही हूँ, कुछ नहीं लिखती। वो सिर्फ इतना लिखती कि माँ मैं अपने पति और बेटियों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे यहाँ पार्ट टाइम नर्स की नौकरी भी मिल गई है और सब बढ़िया चल रहा है। अब यार ये जानकर माँ तो खुश होगी ही, लेकिन जैंग की बहन माँ से कह देती है कि इस पर स्टैंप तो हांगकांग मेन सिटी का लगा है और दीदी का पति वहाँ नहीं रहता। लेकिन माँ कहती है कि शायद उसके पति को वहाँ काम मिल गया होगा ना, इसलिए सब वहीं चले गए होंगे। और अब फेस्टिवल के दिन जैंग अपने हाथ से डम्पलिंग्स बनाकर अपार्टमेंट में सभी को देती है। पर डम्पलिंग उस वक्त इतना फेमस नहीं था, लेकिन जैंग के डम्पलिंग्स खाकर दोस्तों सबके सब उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ा लाजवाब डिश बनाया है तुमने, कभी खाया नहीं। इसके अलावा जब जैंग काम पे जाती है ना तो मकान मालकिन उसकी बेटियों की बहुत अच्छी देखभाल करती है, बिल्कुल अपनी पोतियों की तरह। उनके साथ खेलती है, उन्हें खाना खिलाती है। और जब जैंग रात को ट्रैम क्लीनिंग के लिए जाती है तो मकान मालकिन उसकी बेटियों को कहानी सुनाकर आराम से सुलाती भी है। एक दिन की बात है दोस्तों, जैंग रेस्टोरेंट में बर्तन धो रही होती है और तब अनजाने में किसी से टकराकर बेचारी नीचे गिर जाती है और उसकी कमर लगभग मतलब टूट जाती है। जैंग बेचारी दर्द से तड़प उठती है, इतनी खतरनाक चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो रात को ट्रैम क्लीनिंग का काम करती है। अगर आप मूवी देखोगे तो उसकी हालत आपसे देखी नहीं जाएगी, वो अब चल भी नहीं पाती बेचारी, लेकिन धीरे धीरे कदम पे कदम रखकर जैसे तैसे घर पहुंची जाती है। सीढ़ी भी बहुत मुश्किल से चढ़कर घर आती है और सो जाती है, ज्यादा कुछ नहीं करती। उसकी बेटियां भी घबराकर पड़ोसी को खबर करती है और फिर वो जैंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 5 दिन तुम्हें पूरा बेड रेस्ट करना होगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं करना, वरना फिर तुम जिंदगी भर चल नहीं पाओगी। लेकिन दोस्तों अगर जैंग 5 दिन काम पे नहीं जाएगी तो उसकी तीनों नौकरियां हाथ से निकल जाएंगी। तब डॉक्टर कहते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उन्हें चाहिए कि वो तुम्हें मुआवजा दे। इस बारे में मैं लेबर यूनियन को खत लिख दूंगा। और फिर कोई रास्ता ना पाकर जैंग को 5 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ जाता है। जब जैंग जरा ठीक होकर घर आती है तो जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उसकी तीनों नौकरियां हाथ से जा चुकी थी। और तो और लेबर यूनियन को डॉक्टर ने मुआवजे के बारे में खत लिखा तो था, लेकिन रेस्टोरेंट का ओनर जैंग को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह टोटल 10 दिन बीत जाते हैं। जैंग बेचारी के पास ना नौकरी है और ना ही हाथ में पैसा, और तो और वो फिलहाल बिस्तर से उठ भी नहीं पाती यार। उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता और वो बेड गीला कर देती है। उसे जिंदगी से नफरत होने लगती है और वो सोचती है कि अब और सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। उसे पिछली सारी बातें याद आने लगती हैं, सास के ताने, पति का धोखा, और अब उस एक्सीडेंट की वजह से वो कोई काम करने लायक भी नहीं बची। ये सब सोचकर उसे अपने आप पे बहुत ही मतलब गुस्सा आ रहा होता है और वो फैसला करती है अपनी जान लेने का और चली जाती है छत पर। लेकिन तब उसकी बेटियों की उसे आवाज आती है कि माँ ये आप क्या कर रही हो। तब जाकर जैंग अपने होश में आती है कि मेरी तो बेटियां हैं, मुझे उनको देखना है, ये मैं क्या करने जा रही थी। मैंने अपनी बच्चों के बारे में तो सोचा ही नहीं। जान देने का इरादा बदलकर वो अपनी बेटियों से लिपट जाती है और ये सब अंकल डेजर्ट देख रहा होता है और वो जैंग का दर्द बखूबी समझ पा रहा था यार। उसे पता था कि इन्होंने खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए वो अपने घर ले जाकर उनको खाना देता है। दरअसल वो अपने स्ट्रीट फूड शॉप में जो बेचने वाला था ना, वही वो इन्हें खाने के लिए दे देता है। जैंग की आंखों में अब खुशी के आंसू होते हैं कि इतने अच्छे लोगों के बीच रहना भी ये मेरी किस्मत है। और वो थी कि मरे जा रही थी। बताओ, वो पूछती कि आप ये सब कहाँ बेचते हैं। अंकल डेजर्ट कहता है कि मार्केट
मार्केट में स्ट्रीट फूड के लिए मेरी एक जगह है, वहीं ले जाकर बेचता हूँ। और तब अंकल डेजर्ट को एक आइडिया आता है और वो जैंग से कहता है कि तुम बढ़िया डम्पलिंग्स बनाती हो और यहाँ डम्पलिंग्स अभी तक उतना फेमस भी नहीं हुआ है, क्यों ना तुम भी एक स्ट्रीट फूड शॉप लगा लो। मुझे उम्मीद है कि एक बार जो उसको चख लेगा ना वो बार बार खाकर ही रहेगा। कहकर वो जैंग को मार्केट में लेके जाता है जहाँ अंकल डेजर्ट अपनी खुद की दुकान लगाता है उस जगह पे। वहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए तरह तरह की नमकीन मिठाइयाँ वगैरह सब बेची जाती हैं। तो जैंग नोट में लिख लेती है कि वहाँ लोग अपने फूड्स कैसे बेचते हैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहती है उनकी। अब जैंग अपनी डम्पलिंग्स की दुकान लगाने का फैसला कर लेती है दोस्तों, लेकिन दुकान लगाने के लिए भी तो यार फिर से पैसे चाहिए ना। दरअसल लेबर यूनियन के जरिए जैंग ने उस रेस्टोरेंट के मालिक से जो मुआवजे की मांग की थी ना, शुरू में तो उसने देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब मामला कोर्ट में जा चुका था और कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि रेस्टोरेंट का ओनर जैंग को उसके 2 महीने की तनख्वाह के बराबर का अमाउंट मुआवजे के तौर पर दे दे। तो अब वो रास्ते पे आ जाता है और जैंग को मिल जाता है मुआवजा। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं जैंग बहुत ही ईमानदार है, वो सिर्फ 1 महीने का ही अमाउंट लेती है क्योंकि उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसका उतना ही खर्चा हुआ था जितना उसका 1 महीने की सैलरी होती है। पर दुकान लगाने के लिए उसको और पैसों की जरूरत है। तब उसकी नजर अपनी वेडिंग रिंग पे पड़ती है। जब पति धोखा देकर चला गया तो काहे का वेडिंग रिंग यार, ये सोचकर जैंग उसे उतार कर बेच देती है और उन पैसों से पुराने बर्तन वगैरह बेचने की दुकान पे जाकर कुकिंग के लिए कुछ अपना बर्तन खरीद लेती है। फिर एक ठेला भी खरीद लेती है जिस पर वो अपना स्ट्रीट फूड शॉप लगा सके और उसके बाद अपनी कुकिंग के लिए सब्जियां वगैरह आटा वगैरह खरीद कर वो मार्केट में एक दुकान लगा लेती है। और क्योंकि अंकल डेजर्ट को यहाँ के लोग बहुत इज्जत देते हैं तो उसके कहने पर सभी जैंग को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। उसके लिए एक जगह भी बढ़िया से अरेंज करके दे देते हैं। जैंग सच में यार आज बहुत खुश होती है कि आखिर वो अपनी दुकान शुरू कर रही है। एक बिजनेस कह लो, जब बिजनेस कोई शुरू करता है तो बड़ी खुशी होती है। वही खुशी आज जैंग को भी थी। वो डम्पलिंग्स बनाना शुरू करती है, लोग आना शुरू होते हैं, लेकिन उसकी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आता स्टार्टिंग में। जो लोग आते हैं वो लोग दूसरी दुकानों में जाकर फूड खाते हैं। कुछ लोग पूछते भी हैं कि ये क्या डिश है, लेकिन कोई नहीं खरीदता। अंकल डेजर्ट ने उसे सिखाया होता है कि किस तरह ऊंची आवाज में कस्टमर्स को अपनी दुकान पे बुलाना होता है। तो जैंग वो सब करके भी देख लेती है, लेकिन एक भी उसकी दुकान से कुछ नहीं खरीदता। अंकल डेजर्ट भी परेशान हो जाता है कि यार ये तो मतलब काम नहीं हो रहा, जैंग की दुकान कब जोर पकड़ेगी बताओ। अचानक वहाँ पुलिस लोगों को भगाने आ जाती है। लगता है दोस्तों यहाँ इस टाइम पे दुकान लगाना मना है। सबके सब दुकान की चीजें समेटकर वहाँ से भागते हैं और फिर जैंग भी अंकल डेजर्ट के पीछे भागती है। एक भी डम्पलिंग नहीं बिक पाया था, किस्मत खराब। अंकल डेजर्ट उसको दूसरी जगह लेके जाते हैं जहाँ शाम को थोड़ी भीड़ आती है। वहाँ पे भी वो अपनी दुकान लगाते हैं। तो एक आदमी आकर जैंग से कहता है कि ये देखो मेरी दुकान की जगह, हटो यहाँ से। और तब अंकल डेजर्ट कहता है कोई बात नहीं जैंग, तुम मेरी जगह ले लो, मैं तो चलते चलते अपना बिजनेस कर लूंगा। जैंग भी वहाँ पे अपनी दुकान लगा लेती है, लेकिन वहाँ पर भी जैंग के अलावा बाकी सभी दुकानों में बिक्री होती है। सिर्फ जैंग का एक भी डम्पलिंग नहीं बिकता। बहुत देर हो जाती है और अब डम्पलिंग्स खराब हो चुके थे जिस वजह से उन्हें फेंकना पड़ जाता है यार। जैंग मायूस हो जाती है और बेबस होकर रो पड़ती है। पहले नौकरी गई और जब अपनी दुकान शुरू करने की कोशिश की तो उसमें भी सफलता नहीं मिली। जैंग घर जाती है तो मकान मालकिन उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि मार्केट में पक्का कुछ नहीं हुआ होगा। मतलब जैंग की बेटियों को सुलाने के बाद मकान मालकिन जैंग को बुलाती है और उसे खाना देकर कहती है जो तुम्हारे साथ हुआ है बिल्कुल वही मेरे साथ भी हुआ था। तुम्हें पता है मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मैं टूट चुकी थी, लेकिन फिर मैंने अपनी जिंदगी शुरू की, अपनी मेहनत पे भरोसा किया और उसी मेहनत के बल पर पैसे कमाए और आज देखो इस अपार्टमेंट की मालकिन हूँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और मैं चैन से जी रही हूँ। तुमने तो अभी अभी बिजनेस शुरू किया है और अभी से हार मान गई। जिंदगी कोई रॉकेट थोड़ी ना है जो बस माचिस की तिली लगाई और उड़ गया। अरे इसमें एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन 1 महीने में मिलेगी, 1 साल में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। लगातार मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत से काम लेना पड़ता है और कभी हार न मानने का एटीट्यूड अपने अंदर कूट कूट के भरना होता है। तुम चाहो तो मुझे अपनी दुकान में असिस्टेंट रख लो, मेरी आवाज कोसों दूर तक जाती है तुम्हें पता ही है, और मैं चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे डम्पलिंग्स बिकवा दूंगी, बोलो मंजूर है क्या। इस तरह वो जैंग को मोटिवेट करती है दोस्तों, उसे हंसा भी देती है। अगले दिन भी जैंग अपनी दुकान लगाती है और तब कुछ स्कूल के बच्चे वहाँ पे आते हैं कि जरा देखें तो ये कौन सा नया डिश है, और उन्हें डम्पलिंग्स का टेस्ट बड़ा पसंद आ जाता है और वो बार बार मांग कर खाते हैं। उन्हें इतने चाव से खाता देखकर तब जाके जैंग का चेहरा खिल जाता है कि चलो बिक्री तो हुई कुछ। इतने बच्चों को दुकान पे खाता देखकर दूसरे लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं कि अरे इतनी भीड़ किस लिए लगी है, जरा देखें तो। यानी कि दोस्तों आज बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन तभी कल की तरह वहाँ पे पुलिस आ जाती है। सब दुकान समेट कर भागने लग जाते हैं, लेकिन जैंग फंस जाती है। पुलिस उसे घेर लेती है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो रहम दिल मालूम होता है वो जैंग से कहता है कि अरे डरो मत, लेकिन जल्दी जल्दी खाली कर दो, समझे। इसके बाद जैंग रोज वहाँ दुकान लगाती और काफी अच्छे बढ़िया सेल होती उसकी। अब एक दिन की बात है, एक आदमी उसके डम्पलिंग्स में एक कमी बताता है तो जैंग हैरान रह जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसको कोई फीडबैक नहीं दिया था। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे डम्पलिंग्स के स्टफिंग का तो जवाब नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन डम्पलिंग्स का जो लेयर है ना वो मोटा है, उसे
इसे और भी पतला बेल लोगी तो बहुत बढ़िया रहेगा और टेस्ट फिर देखो 4 चांद लग जाएंगे टेस्ट में और खाने में भी सॉफ्ट आएगा। वो एक और सुझाव भी देता है कि तुमने अपनी दुकान का नाम शंघाई डम्पलिंग रखा है, लेकिन यहाँ इस नाम को ज्यादातर लोग नहीं जानते। तुम ये नाम बदलकर बेजिंग डम्पलिंग रखो, यहाँ के लोग इस नाम से अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। तुम्हें देखना ढेरों कस्टमर्स मिलेंगे। और जैंग खुश होती है कि ये आदमी यार कितना बढ़िया सिखा गया मुझे। तो घर जाकर वो डम्पलिंग्स को पतले से पतला बनाने की कोशिश में जुट जाती है। बहुत बार ट्राई करती लेकिन उससे हो नहीं पाता। तो उस अपार्टमेंट में दोस्तों एक कपल होते हैं जिनकी अपनी एक बेकरी है। वहाँ ऐसी पतली परत वाला एक डेजर्ट बनाया जाता है। तो जैंग बेझिझक उनसे पूछ लेती है कि ये पतली परत आप लोग बनाते कैसे हो, बताइए ना। और वो भी बिना किसी झिझक के उसको तरीका बता देते हैं। कहते हैं कि बेटा इसमें एक स्पेशल टाइप का वाटर यूज किया जाता है जिसे अल्कलाइन वाटर कहा जाता है। इससे जो आटे का लेयर है काफी पतला और लगभग ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसे खाने में मजा भी बहुत आता है और टेस्ट भी एकदम से अलग। जैंग भी दोस्तों उस वाटर से ट्राई करती है और उसमें नमक वगैरह मिलाकर आखिरकार अपने डम्पलिंग्स को काफी पतला बना पाती है। अगले दिन उसके डम्पलिंग्स खरीदने के लिए आए हाय क्या भीड़ जमा हो जाती है। जैंग अकेली मैनेज नहीं कर पाती। स्कूल के बाद उसकी बेटियां भी उसकी मदद करती है। इस कदर सेल्स बढ़ जाती कि क्या कहें। यहाँ तक कि एक दिन किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आता है उसके स्वादिष्ट डम्पलिंग्स के बारे में लिखा होता है। उसकी तरक्की देखकर अंकल डेजर्ट को तो बड़ा सुकून मिलता है। तो एक दिन मार्केट में एक राउडी गैंग आ जाता है जो स्ट्रीट फूड की दुकानों से हफ्ता वसूली करते हैं, लेकिन जैंग उन्हें हफ्ता देने से इनकार कर देती है। तो कुछ राउडीज जैंग की बेटियों पे हाथ उठाते हैं। ये देखकर जैंग एकदम आक्रोश में हाथ में चाकू लेकर सभी को काटने जाती है। अपनी बच्चों की रक्षा के लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है, ये बखूबी जानते हैं दोस्तों सभी लोग। और जैंग का ये रूप देखकर उस गैंग का लीडर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ भी उसे इसी तरह प्रोटेक्ट किया करती थी। तो जैंग उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। वो कहता है कि माफ कर दो मेरे आदमियों से गलती हो गई, मुझे अपने डम्पलिंग्स दोगी क्या चखने के लिए। और जैंग भी उसको डम्पलिंग्स देती है। उसके आदमी भी खाते हैं, उन्हें तो वो अलग ही टेस्ट लगता है, वो और भी मांग कर खाते हैं। जैंग अब परेशान हो जाती है कि इतना सारा खा रहे हो लेकिन पैसे देंगे भी या नहीं। तो खाने के बाद उनका लीडर जैंग से पूछता है कितना हुआ, और तब जैंग उसे अमाउंट बताती है। तो वो उस अमाउंट का 2 गुना जैंग को देता है दोस्तों। वो कहता है कि तुम सच में बहुत ही बढ़िया डम्पलिंग्स बनाती हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। 4 दिन के बाद मेरी माँ का जन्मदिन है, क्या तुम 500 डम्पलिंग्स बनाकर रखोगी, कर सकती हो। तो जैंग हाँ में जवाब देती है। तो वो उन 500 डम्पलिंग्स के ऑर्डर का पैसा देकर बहुत ही इमोशनल होकर चला जाता है वहाँ से। और वहाँ सभी हैरान होते हैं कि इतने खतरनाक गैंग का लीडर जैंग के डम्पलिंग्स खाकर इतना इमोशनल हो गया, बताओ। फिर एक दिन दोस्तों इनके अपार्टमेंट में पुलिस आ जाती है। दरअसल वो खड़ूस आदमी था ना, उस आदमी की वाइफ उसका टॉर्चर सह नहीं पाई और उसने अपनी जान ले ली बेचारी ने। इसी सिलसिले में पुलिस आई होती है। बहुत भली औरत थी यार वो, और यहाँ सबके साथ बहुत ही प्यार से पेश आती थी। कई बार जब उसका पति घर में नहीं होता था, वो जैंग की बेटियों को अपने घर लेके जाती और उनका बहुत ही ख्याल रखती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। उसका पति अब अपने बच्चों से लिपटकर अपनी वाइफ की मौत का शोक मना रहा होता है। हालांकि जीते जी उसने उस औरत की जिंदगी नरक बना दी थी। अगले दिन से दोस्तों एज यूजुअल जैंग की दुकान काफी अच्छी चलती है। एक दिन क्या होता है कि अचानक पुलिस वाले सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स को पकड़कर स्टेशन लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार वार्न किया है सभी को कि यहाँ दुकान मत लगाना, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते थे। इसीलिए इस बार उन्होंने सभी को अरेस्ट कर लिया है और लगता है कोई फाइन भी भरना पड़ेगा। उनके बर्तन वगैरह भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए होते हैं। और तब वहाँ पे वही पुलिस ऑफिसर आता है जिसने उस दिन जैंग को वार्न करके छोड़ दिया था। तो जैंग की बेटी उस पर चिल्ला देती है कि हमारी गाड़ी हमें वापस कीजिए ना, उसके बिना हम दुकान कैसे चलाएंगे। तभी दोस्तों जैंग सोचती है कि अरे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था इसको। तो अपनी बेटी को डांटती है कि अरे ऐसे नहीं चिल्लाते किसी पे, क्योंकि जैंग को डर लगता है कि कहीं पुलिस वाले बच्चों के साथ भी वायलेंटली पेश ना आ जाए। फिर जैंग पुलिस ऑफिसर से कहती है कि अरे नादान बच्ची है सर, प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, ये मेरी ही बेटी है। आपने जो गाड़ी और बर्तन जब्त कर रखे हैं बस वही हमारे जीने का जरिया है। अगर वो सब आप ले लेंगे तो मैं और मेरी बच्चियां भूखी मर जाएंगी। प्लीज थोड़ी रहम दिखाइए ना। एक सिंगल पेरेंट होकर अपने बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है सर, शायद आप नहीं जानते। इस तरह जैंग अपने मन का दुखड़ा उसे बताकर बहुत ज्यादा रोती है। दोनों बेटियां भी विनती करती हैं कि प्लीज सर एक बार माफ कर दीजिए ना, दोबारा गलती नहीं करेंगे। बाकी दुकानदार भी माफी मांगते हैं दोस्तों। पुलिस ऑफिसर जरा सोचता है और बहुत ही शांति से कहता है कि जब रास्ता फ्री हो तो तब तुम लोग दुकान लगा लेना, लेकिन पीक टाइम में दुकान लगाओगे तो फिर तुम सब पर अच्छा एक्शन होगा। ये लास्ट वार्निंग है, जाओ अपनी अपनी चीजें लेकर चले जाओ, लेकिन फाइन अमाउंट तो भरना पड़ेगा। फाइन का अमाउंट काफी कम होता है, लेकिन एक औरत रोती है कि मेरे पास उतने भी पैसे नहीं है सर, मेरा बेटा बीमार पड़ा हुआ है, उसके इलाज तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और तब उसकी हालत देखकर पुलिस ऑफिसर अपने पॉकेट से थोड़े पैसे निकालकर उस औरत को देता है और कहता है इससे फाइन भर लीजिए और जो बचेगा अपने बेटे का इलाज करा लीजिए। और पुलिस ऑफिसर की तगड़ी वर्दी के पीछे छुपे हुए उसके अच्छे दिल को वहाँ सभी समझ पाते हैं और उस ऑफिसर के लिए उन लोगों की इज्जत और बढ़ जाती है। 2-3 दिन के बाद जैंग फिर दुकान लगा लेती है, क्योंकि तब वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन तब उस पुलिस ऑफिसर को देखकर जैंग घबरा जाती कि सॉरी सर मैं अभी दुकान खाली कर देती हूँ। तो पुलिस ऑफिसर कहता है रुकिए रुकिए, मैं ड्यूटी में नहीं हूँ,
मैं तो आपके डम्पलिंग्स खाने के लिए आया हूँ, सुना है बहुत ही टेस्टी बनाती हैं आप। जैंग भी डम्पलिंग्स बना कर देती है। उसे डम्पलिंग्स का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है और कहता है कि मेरी बेटियां स्कूल से लौटकर स्नैक्स मंगाती हैं, उनके लिए थोड़े डम्पलिंग्स पैक कर दीजिए। जैंग कहती है उतनी देर तक ये अच्छे नहीं रहेंगे सर, खराब हो जाएंगे। तो ऑफिसर कहता है घर में फ्रिज है, उसमें रख दूंगा, जब वो दोनों आ जाएंगे तो मैं खुद गर्म करके दे दूंगा। ये सुनकर जैंग समझ जाती है कि पुलिस ऑफिसर भी जैंग की तरह सिंगल पेरेंट है। उसे ऑफिसर से हमदर्दी होती है और वो एक्स्ट्रा डम्पलिंग्स पैक कर देती है और कहती है जब भी आपको डम्पलिंग खाने का मन करे आप आ सकते हैं। इसके 4 साल के बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों, यानी 1981। वो प्लेटफॉर्म जहां ये लोग दुकान लगाया करते थे वो बंद हो चुका है। जैंग ने अब शहर में अलग दुकान लगा ली है, कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है। उसके डम्पलिंग्स का जिक्र कई मैगजीन्स में भी किया जाता है। जैंग और उसकी बेटियां दुकान को काफी बढ़िया संभालती हैं। तो एक दिन की बात है, एक बिजनेसमैन आता है जो डम्पलिंग्स खाकर बहुत तारीफ करके जाता है। जैंग का बिजनेस काफी अच्छा जा रहा होता है और अब वो इससे भी बड़ी दुकान खोलना चाहती है। तो एक दिन वो पुलिस ऑफिसर अपनी बेटियों को लेकर आता है। तो जैंग कहती है दुकान पे क्यों, आप मेरे घर आइए ना, वहीं सब मिलकर खाएंगे। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर और उसकी बेटियों को अपने घर ले जाती है। वहाँ जैंग अपने हाथ से उन्हें डम्पलिंग्स बना कर देती है। तो ऑफिसर की बेटियां कहती हैं माँ के जाने के बाद हमने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, थैंक यू आंटी। मकान मालकिन भी इनके साथ होती है दोस्तों बैठी हुई। वो सोच लेती है कि जैंग भी सिंगल है, ऑफिसर भी सिंगल है, इन दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन जैंग का कोई ऐसा इरादा नहीं है। समर हॉलीडेज के दौरान पुलिस ऑफिसर अपनी बेटियों को स्विमिंग क्लास भेज रहा होता है। तो वो जैंग से पूछता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी बेटियों को भी भेज सकती हो, अब तो चारों अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। लेकिन जैंग कहती है मुझे मेरे गाँव गए हुए कई साल हो चुके हैं, सोचती हूँ छुट्टियों में अपनी दोनों बेटियों को लेकर गाँव जाऊँ और एक बार माँ से मिल लूँ। अगले सीन में जैंग अपनी माँ के घर पे होती है। माँ और बहन के लिए जैंग बहुत कुछ खरीद कर लेकर आई थी। इतने साल में दोस्तों माँ बस यही सोच रही थी कि जैंग अपने पति के साथ रह रही है और पार्ट टाइम नर्स की नौकरी कर रही है। लेकिन अब जैंग उन्हें सब कुछ सच बता देती है। तब जाकर माँ समझ पाती है कि जैंग का खत दूसरे एड्रेस से क्यों आ रहा था। हालांकि जैंग के पति के घर का एड्रेस दूसरे शहर में है, इसीलिए जैंग बताती है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना खुद का डम्पलिंग्स बिजनेस चलाती हूँ, सब बढ़िया चल रहा है माँ, मेरी फिक्र मत करो। लेकिन माँ का दिल भारी हो जाता है कि उसकी बेटी इतने सालों में कितने बुरे बुरे दिन देख चुकी होगी और अपना सारा दुख अपने अंदर छुपा कर ही वो जी रही होगी। यहाँ से सीधे 1982 में दिखाते हैं कि जैंग वापस हांगकांग में अपना बिजनेस चला रही है। पहले के मुकाबले बिजनेस में काफी तरक्की हो चुकी है दोस्तों। वो फोन पे भी ऑर्डर्स लेती है और दूर दराज की जगहों को भी अपने डम्पलिंग्स कुरियर करके भिजवाती है। अब भी जैंग खुद ही डम्पलिंग्स बनाती है और इसी वजह से वो काफी थक भी जाती है। मकान मालकिन उसका मसाज वगैरह भी करती है और तब वो कहती है अरे तुम्हें पता है ना वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही अच्छा इंसान है, शायद तुम्हें पसंद करता है जैंग, वो भी अकेला है और तुम भी, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इस बारे में कुछ सोचा है तुमने, बात करोगी उससे? तो जैंग थोड़ा सा शर्मा जाती है, लेकिन पता नहीं दोस्तों वो शादी करना चाहती भी है या नहीं। दूसरी ओर जैंग और ऑफिसर दोनों की बेटियां आपस में बहुत ही घुल मिल चुकी होती हैं। उन्हें साथ में देखकर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि अगर हम सब एक परिवार हो जाते तो कितना अच्छा होता। और वो जैंग को डायरेक्टली प्रपोज करने के बजाय ये कहता है कि मुझे कनाडा जाने का मौका मिला है, वहाँ बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होती है, तुम चाहो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे साथ आ जाओ, उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, हम एक परिवार बन के रहेंगे, क्या कहती हो? अब जैंग उसका मतलब समझ जाती है लेकिन फैसला नहीं कर पाती। हालांकि उसे ऑफिसर तो पसंद है दोस्तों। और तब एक लड़की भागी चली आती है और कहती है मेरे बॉस एक बिजनेस के सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। जैंग भी जाती तो देखती है कि वो कोई और नहीं, वही बिजनेसमैन है दोस्तों जो एक बार जैंग की दुकान पर आया था और जैंग की डम्पलिंग्स की बड़ी तारीफ करके गया था। वो एक जापानीज है और उसका अपना एक बड़ा सुपरमार्केट है। वो जैंग के साथ एक बिजनेस डीलिंग करने आया है और कहता है कि मैं अपने सुपरमार्केट में तुम्हारे डम्पलिंग्स बेचना चाहता हूँ। आइडिया तो अच्छा है लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी है, जैसे कि जैंग की अपनी एक फैक्ट्री होनी चाहिए और उसके पास फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। वो कहता है कि तुम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लो, बाकी बातें फिर करेंगे। जैंग एक फैक्ट्री भी देख लेती है और उसका लाइसेंस भी ले लेती है। लेकिन डील साइन करने से पहले वो जापानीज बिजनेसमैन कहता है एक और शर्त है, तुम्हारे डम्पलिंग्स मेरे ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे, यानी कि एक जापानीज ब्रांड नेम से। लेकिन जैंग साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये एक पारंपरिक चाइनीज डिश है, इसे किसी जापानीज कंपनी के नाम से नहीं बेचा जा सकता। ये कहकर वो जाने लग जाती है तो बिजनेसमैन कहता है ठीक है, तुम अपने ही बॉक्सेस में पैक करके तुम्हारे अपने ब्रांड के नाम से बेच लेना। आखिर दोस्तों फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हो जाता है। जैंग के अपार्टमेंट वाले, शुरू में जैंग के जिस रिश्तेदार ने उसे घर दिलाने में मदद की, वो गैंग लीडर जो जैंग से हफ्ता वसूल करने आया था, ये सब लोग आए होते हैं वहाँ पे। जैंग कुछ लोगों को काम के लिए हायर कर लेती है और बहुत बड़े पैमाने पे डम्पलिंग्स बनाना शुरू कर देती है। सेल्स भी बहुत बढ़िया चलता है। ये देखकर दूसरे सुपरमार्केट्स के ओनर्स भी जैंग के साथ डील साइन करने आ जाते हैं। ये बात उस बिजनेसमैन को जरा खटकती है जिसके साथ जैंग ने पहले साइन कर लिया था ना डील, इसीलिए वो जैंग के डम्पलिंग्स ब्रांड पे हक जताने की बहुत कोशिश करता है जैसे कि ये उसके हो। और ये बात जैंग को अच्छी नहीं लगती और वो उसका
डील ही कैंसिल कर देती है दोस्तों और दूसरे सुपरमार्केट्स के साथ डील साइन करती है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर कनाडा जाने से पहले आखिरी बार जैंग से फिर मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ कनाडा जाने के लिए बोलता है। तो जैंग को भी वो पसंद तो है वैसे, और उससे शादी करने में जैंग को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैंग का डंपलिंग बिजनेस अभी बहुत जोर पकड़ के रखा हुआ है। ऐसे में वो सबको छोड़ छाड़ कर कनाडा मतलब कैसे जा सकती है यार। इसलिए वो ये कहती है आपका सफर सेफ रहे, कनाडा में आप अपनी बेटियों का ख्याल रखिएगा, हमसे जब बन पड़ेगा हम कनाडा आकर आपसे मिल लेंगे। पुलिस ऑफिसर को भी समझ आ जाता है कि जैंग इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि ये रिश्ता नहीं बन पाएगा, इसलिए वो जैंग पर और जोर नहीं देता और कहता है ठीक है आप भी अपनी दोनों बच्चों का ख्याल रखिएगा, और हाँ कनाडा जाकर भी मैं आपके डंपलिंग्स को मिस नहीं करना चाहता और मुझे उम्मीद है कि आपका बिजनेस इतनी तरक्की करेगा कि आप वहाँ भी अपनी ब्रांच खोल लेंगे, ऑल द बेस्ट। इस तरह जैंग को मोटिवेट करके वो चला जाता है। अगले सीन में जैंग को खबर मिलती है कि गांव में उसकी माँ का देहांत हो गया, तो वो गांव जाकर माँ का फ्यूनरल वगैरह करके वापस आती है, लेकिन फिर भी पता नहीं लेकिन बहुत परेशान रहती है, वो उस दुख से बाहर नहीं निकल पाती। 3 महीने बीत जाते तब जाकर जैंग थोड़ी नॉर्मल होती है। एज यूजुअल बिजनेस अच्छा चलता रहता है। अब जैंग ने दोस्तों वो अपार्टमेंट छोड़कर अपना एक बढ़िया घर ले लिया है, लेकिन उस अपार्टमेंट में जैंग जिस बुद्ध की मूर्ति के आगे प्रार्थना करती थी उसे मकान मालकिन ने जैंग की फैक्ट्री में लाकर रख दिया था। उसका विश्वास था कि इससे जैंग और तरक्की करेगी। अब एक दिन दोस्तों जैंग अंकल डेजर्ट को देखती है जो स्ट्रीट फूड की दुकान छोड़कर अब सड़क पर कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। दरअसल कुछ महीनों से अंकल डेजर्ट का कहीं पता नहीं चला था और अब पता चला है तो इस हाल में जो जैंग से देखा नहीं जाता। और जब जैंग और उसकी बेटियां भूखी थी तब अंकल डेजर्ट याद है ना दोस्तों आपको, उन्होंने खाना दिया था इन लोगों को, जैंग के लिए दुकान खुलाने में मदद की थी, उतना बढ़िया काम किया था, ऐसे इंसान का एहसान वो कैसे चुका पाएगी। तो वो अंकल डेजर्ट से कहती है आपने मेरे लिए वो सब किया जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है, ये आपकी जगह नहीं है, आप मेरे घर चलिए और आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। इस तरह दोस्तों वो अंकल डेजर्ट को अपना पिता मानकर उसे साथ लेके जाती है और पेट भर खाना खिलाती है। कुछ साल बीत जाते हैं दोस्तों और अब साल है 1991। फैक्ट्री को बहुत बड़ा कर दिया गया है, डंपलिंग्स बनाने के लिए कई मशीन इंपोर्ट किए जाते हैं, बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और लगता है जैंग के साथ वो भी बिजनेस को संभालती हैं। अब जैंग फ्रोजन फूड्स को दुनिया भर में पहुंचाने वाली एक कंपनी के साथ डील साइन करती है जिससे कि उसके डंपलिंग्स दुनिया भर में सप्लाई किए जाने लग जाते हैं और मैगजीन्स में जैंग को द डंपलिंग क्वीन का खिताब दिया जाता है। एक इंटरव्यू में जैंग बहुत ही इमोशनल होकर कहती है कि मेरी लाइफ इस तरह शुरू हुई, मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में ये मैं ही जानती हूँ और इस मुश्किल सफर में मुझे कई लोगों ने सहारा दिया, खासकर अंकल डेजर्ट के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। इस तरह वो कहते कहते बहुत इमोशनल हो जाती है। कहती है अगर ये सारे लोग नहीं होते तो शायद मैं इस पोजीशन पर कभी पहुंच ही नहीं पाती। आखिर में दोस्तों वो पुलिस ऑफिसर के बारे में भी बताती है कि अगर उन्होंने मुझे ये कहकर मोटिवेट नहीं किया होता कि तुम्हारे डंपलिंग्स मुझे कनाडा में भी चाहिए तो शायद मुझे फ्रोजन डंपलिंग्स को दुनिया भर में भेजने का आइडिया कभी नहीं आता। जो मैंने अचीव किया है ये सिर्फ मेरा नहीं इन सब लोगों का अचीवमेंट है। और आखिर में दोस्तों वो अपनी माँ को थैंक करती है। यार माँ को कौन भूल पाता है। और इसी इमोशनल नोट पे वो अपना इंटरव्यू समाप्त करती है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों मेरे गूज़बम्स आगे बोलते बोलते। अगले सीन में दिखाते हैं कि जैंग अपने घर में अंकल डेजर्ट की फोटो की पूजा कर रही है और तब पता चलता है कि अंकल डेजर्ट का ओह सैड है यार, देहांत हो गया उनका। फिर जैंग अपनी बेटियों के साथ जाकर उस प्लेटफॉर्म को देखती है जहां उसने शुरू में अपनी दुकान लगाई थी। आज चाहे इनके पास धन दौलत है दोस्तों, लेकिन एक जमाने में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था, कितना चिल्ला चिल्ला कर उन्हें अपने डंपलिंग्स बेचने पड़े। पहली बार जो स्कूल के बच्चे आए डंपलिंग्स खाने के लिए और वो अजनबी जिसने आइडिया दिया कि डंपलिंग्स को और पतला बनाओ। और जब जैंग बहुत काम करके थक जाती थी और वो कैसे आराम के लिए तरस जाती थी, ये सारी चीजें सोचते हुए जैंग बहुत ही इमोशनल होकर खड़ी रहती है। और इसी के साथ दोस्तों ये प्यारी सी इमोशनल मूवी और मोटिवेशनल मूवी यहाँ पे खत्म होती है। और आखिर में ये देखिए रियल जैंग को दिखाते हैं, ये उसकी बेटियां और ये उसका पति जो उसे छोड़कर चला गया। उसकी माँ, उसकी बहन और बाकी कुछ लोगों की फोटोज दिखाकर इस मूवी को एंड किया जाता है। दोस्तों अब आप बताइए आपको मजा आया, फील आया तो एक लाइक कर दीजिए यार, हमें भी मजा आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।